जो इवेंट मार्केट में हुआ है वो है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने अपनी 6 डेथ स्कीम्स को वाइंड अप किया है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन इंडिया कि ऐसा कोई मूव किसी म्यूचुअल फंड हाउस ने लिया है कि अपनी स्कीम्स को वाइंड अप किया है। इससे पहले जब से म्यूचुअल फंड्स इंडिया में चालू हुए हैं तब से कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपने डेथ स्कीम को अपने किसी भी स्कीम को बंद किया। अब ऐसा करने के पीछे कारण भी क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अपनी स्कीम्स बंद कर रहा है तो इसका मार्केट में सीधे सीधे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट उस कंपनी के लिए जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी होगी कि इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो पैनिक हो जाएंगे। उनको लगेगा कि अब ये सारा जो हो रहा है ऐसे ही दूसरी स्कीम्स भी बंद होंगी और उसके कारण दूसरी जगह पे भी दिक्कत आएगी। बट जब भी कोई कंपनी ऐसा डिसीजन लेती है तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जो इन्वेस्टर के बेनिफिट में होता है। फ्रैंकलिन को इसलिए ये स्कीम बंद करना पड़ा क्योंकि पिछले 7-8 दिनों में फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड के डेट स्कीम्स में रिडम्पशंस का इतना प्रेशर था कि वो अपने इनफ्लो से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। और जब भी ऐसा रिडम्पशन का प्रेशर आता है तो म्यूचुअल फंड हाउसेस कैन बोरो सर्टन अमाउंट फ्रॉम आरबीआई, so they have borrowed that amount also, but despite mutual redemption pressure was so high कि they have to take a decision that they are winding up the scheme। अब वाइंड अप करने से क्या होगा कि जिन लोगों का भी पैसा उस स्कीम के अंदर इन्वेस्टेड है वो कोई भी उसमें ना परचेस कर सकेगा ना ही रिडम्पशन कर सकेगा अपना पैसा। म्यूचुअल फंड हाउस ने इस स्कीम को ट्रस्टी को सौंप दिया है। अब म्यूचुअल फंड का जो ट्रस्टी है, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड का जो ट्रस्टी हैं, वो ट्रस्टी मिलकर इस स्कीम के अंदर जितनी भी डेट योजनाएं हैं, मतलब परिसंपत्तियां हैं या एसेट्स हैं, इन सबको मार्केट में लिक्विडेट करेंगे एज पर द टाइम। अगर मान लो आज म्यूचुअल फंड हाउस उसको लिक्विडेट करना चाहे तो आप सब भी जान रहे हैं कि मार्केट की स्थिति क्या है। मार्केट काफ़ी ख़राब है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, लिक्विडिटी कम है ना। तो आज रेट कम मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड हाउस उसको एज एंड व्हेन मार्केट ठीक होगा, स्टेबलाइज होगा, उस एसेट्स को मार्केट में सेल करके और उनसे जो भी पैसा मिलेगा वो अपने सारे इन्वेस्टर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा एज पर देयर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आज अगर सारे के सारे लोग रिडम्पशन करने जाते हैं तो जहां पर फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड को अपनी परिसंपत्तियों को मार्केट के दाम पे, जो कि कम हो सकता है उनके इन्वेस्टमेंट रेट से, उस रेट पे बेचना पड़ेगा। वहीं पर अगर मान लो वाइंड अप होने के बाद स्कीम को वो धीरे धीरे मार्केट में अपनी परिसंपत्तियों को बेचते हैं तो कल को जो भी इन्वेस्टर है उनको एक अच्छा दाम मिलने के चांसेस हैं। इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा समय लगे। ये समय हो सकता है कि शॉर्ट टर्म स्कीम्स के लिए 2-3 महीने का हो और जो लॉन्ग टर्म की स्कीम्स हैं उनके लिए 6 महीने 8 महीने का हो। बट द पीपल हु आर स्टेज देयर, उनको वो बेहतर रिटर्न या बेहतर प्रतिफल उसके अंदर मिलेगा। अब इस बात को आगे समझते हैं कि जो फ्रैंकलिन में हुआ क्या वो सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस में या दूसरे म्यूचुअल फंड हाउसेस में हो सकता है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना होगा कि जो फ्रैंकलिन में हुआ, इट इज़ नॉट द क्रेडिट क्राइसिस। मतलब कोई कंपनी डूब रही है या कोई कंपनी पैसे नहीं चुका पा रही है या कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, इस वजह से ये क्राइसिस नहीं हुआ है। ये क्राइसिस हुआ है चूँकि मार्केट में या सिस्टम में लिक्विडिटी कम है, मतलब पैसों की अवेलेबिलिटी कम है। हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय में आरबीआई ने काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, लाइक लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। इसके अलावा बॉन्ड बाइंग, मार्केट से बॉन्ड बाइंग, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाइंग की है। इसके अलावा 1,70,000 करोड़ की एडिशनल लिक्विडिटी बैंक्स को दी है बॉन्ड खरीदने के लिए। ये सारी चीज़ें आरबीआई ने की है, लेकिन इन सब चीज़ों को मार्केट में वापस से आने में या इनका इम्पैक्ट मार्केट में आने में और लिक्विडिटी को मार्केट में अवेलेबल होने में एक सर्टेन टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। अभी बैंक्स के पास अगर हम देखें तो 7 लाख करोड़ की लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो एक हिसाब से बैंक्स में लिक्विडिटी है, उसके बाद भी मार्केट में लिक्विडिटी का क्राइसिस है, क्योंकि जो पैसा बैंक में है वो पैसा मार्केट में अभी आया नहीं है। बैंक के पास पैसा है, लेकिन जब तक कोई बैंक के पास पैसा मांगने नहीं जाएगा क्या बैंक उसको खुद से जाकर पैसा देगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पैसा लेने जाना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, तब बैंक्स आपको
वो पैसा अवेलेबल करवाएंगी। तो अभी बैंक्स के पास पैसा है, इसको ट्रांसलेट होके मार्केट में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक ये मार्केट में नहीं आता है तब तक लिक्विडिटी क्राइसिस मार्केट में बना रहेगा, और इसी लिक्विडिटी क्राइसिस की वजह से फ्रैंकलिन को ये कदम उठाना पड़ा। तो इट इज़ नॉट द क्रेडिट क्राइसिस। तो ये सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के साथ नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अपना हेल्थ सर्टिफिकेट दिया है कि उनके क्रेडिट रिस्क फंड्स में या फिर डेट फंड्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द पेपर्स आर वेरी लिक्विड, वेरी स्ट्रॉन्ग, ट्रिपल ए रेटेड पेपर्स, और उनके किसी भी एसेट्स में या किसी भी योजना में, किसी भी स्कीम में अभी कोई भी ऐसा बोरोविंग नहीं है, ज़ीरो बोरोविंग्स पे वो काम कर रहे हैं। तो ये हर म्यूचुअल फंड के साथ होने वाली चीज़ नहीं है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि डिस्पाइट नोइंग दिस प्रॉब्लम कि फ्रैंकलिन में ऐसा हुआ है, हो सकता है आपका किसी दूसरी म्यूचुअल फंड्स की डेट स्कीम्स में आपका पैसा रखा हो, तो डोंट बी पैनिक कि ऐसा फ्रैंकलिन के साथ हुआ है तो उन स्कीम्स के भी साथ हो सकता है। ऐसा उन स्कीम्स के साथ नहीं होगा, क्योंकि लिक्विडिटी उनके पास तब तक अवेलेबल हो जाएगी, या फिर उनके पास वैसे पेपर्स हैं जो मार्केट में ईजिली लिक्विडेट हो सकते हैं। तो इस वजह से इन दूसरी स्कीम्स में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप निश्चिंत होकर अपना पैसा वहाँ पे रखें। केवल ये देख लीजिए कि जो क्रेडिट रिस्क फंड में आपने पैसा डाला है, क्या उसका रिस्क और उसका ड्यूरेशन आपके इन्वेस्टमेंट रिस्क आपके रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन से मैच करता है या नहीं। अगर ये ड्यूरेशन आपके ड्यूरेशन के साथ मैच करता है और आप उतना रिस्क ले सकते हैं तो आप उस फंड में बने रहिए। अदरवाइज़ 1% एडिशनल रिटर्न पाने के लिए रिस्क ज़्यादा ना लें। अगर आपको FD प्लस 1%, 1.5% का रिटर्न किसी सेफ स्कीम में मिलता है तो आप क्रेडिट रिस्क फंड से बाहर निकल के उन